नमस्कार दोस्तों। आज शुरुआत करने में पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति के बारे में, जिसे कि भारत का प्रथम नागरिक भी कहा गया है। इसके बारे में जो चर्चा दी गई है वो जो भाग 5 है, संविधान का भाग 5, उसके जो अंदर एक सब आर्टिकल हैं, आर्टिकल्स लगभग 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। यहाँ पर महान्यायवादी को याद रखना अति आवश्यक है। राष्ट्रपति भारत का राज्य का प्रमुख होता है। सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, एक राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक भी होता है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का वह प्रतीक माना जाता है। अब आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु उसने पूरी कर ली हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो और चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद को धारण करता हो। यहाँ ध्यान रखिएगा, लाभ का पद क्या होगा, अर्थात वह संघ सरकार में अर्थात केंद्र सरकार के या किसी राज्य सरकार के या स्थानीय प्राधिकरण के अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। ठीक, एक अब आता है कौन कौन से व्यक्ति लाभ के पद में नहीं माने जाएंगे। अगर राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, किसी राज्य का राज्यपाल है, संघ में या राज्य में मंत्री है, तो इन पदों को लाभ के पद नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किनको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई मंत्री, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। अब आते हैं उसके चुनाव के लिए क्या क्या जरूरी होता है। आप देखते हैं, आप जानते हैं, इसके जो चुनाव होता है एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। निर्वाचक मंडल में आप एक शब्द याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य। अब उसके बाद कौन कौन से निर्वाचित सदस्य, सांसद के लिए, राज्य विधानसभा के लिए और केंद्र में कौन कौन से, दिल्ली हुआ, पांडिचेरी हुआ, एक और यूटी अभी शामिल हो जाएगा, इसमें संशोधन नहीं हुआ है। कश्मीर के जो यूटी है वो भी लगभग हमारी समझ से शामिल होना चाहिए। तो याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा, विधानमंडल नहीं है, विधानसभा है, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से होता है, अर्थात और एक सांसद का वोट जो या यूपी का सांसद हो और चाहे वो केरला का सांसद हो चाहे असम का सांसद हो, सबका मत बराबर होता है। ऐसे ही विधायक का मत भी बराबर होता है। विधायक का मत कैसे निकलता है, हो सकता है कि आगे किसी एग्जाम में पूछ भी ले, तो राज्य की कुल जनसंख्या में भाग देते हैं उस राज्य की निर्वाचित कुल सदस्यों का। यहाँ भी निर्वाचित शब्द याद रखिएगा, कुल सदस्य नहीं है। जैसे कि यूपी में 404 सीट है, एक एंग्लो इंडियन की है और 403 सीटें किसके लिए हैं, वो है निर्वाचित हैं। तो यहाँ पर निर्वाचित सीटों से भाग देना है राज्य की कुल जनसंख्या में। एक संसद के वो मत का मूल्य कैसे निकलेगा, एक सांसद जो होगा, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, सभी राज्यों के विधायकों मत के मूल्य को ऐड कर देंगे और फिर उसमें संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे देंगे, ये भी निकल आएगा। ठीक, इस तरह से ये भी आपका आ जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि एक बात जो छूटी थी कि जिसे चुनाव लड़ना है राष्ट्रपति के लिए, उसे कितने प्रस्ताव और कितने अनुमोदक चाहिए होंगे। तो यहाँ ये कहा गया है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, अर्थात और क्या चाहिए है, तो आरबीआई के पास 15,000 रुपये जमानत के रूप में राशि जमा हो करनी होगी। ठीक है, अब आता है कि जमानत की राशि जब्त कब हो जाएगी, जो ये 15,000 रुपये जमा की है, यदि उम्मीदवार को कुल डाले गए मत का 1/6 भाग प्राप्त भी ना हो, तब उसकी जो उसकी क्या है जमानत राशि है वो जब्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये बदलाव किया गया था 50 प्रस्ताव को 50 अनुमोदक, ये 1997 में किया गया था।
ठीक। अब आता है राष्ट्रपति। एक इसमें लिखा हुआ राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए ये हो गया, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। इसमें कोई भी क्या किया गया है, उसे रोका नहीं गया है कि आप जैसे आप जानते हैं अमेरिका में वो 2 बार ही है, चाइना में भी 2 बार था, लेकिन उन्होंने ये वाला प्रावधान खत्म कर दिया है। भारत में ऐसा है कि कितनी भी बार बन सकते हैं। अब आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा कौन करेगा। इसके बारे में बताया मैंने आपको कि राष्ट्रपति से निर्वाचित कोई भी चुनाव का मुद्दा होगा उसकी जांच उच्चतम न्यायालय ही करेगा। संविधान निर्माताओं ने ये जो इनका जो चुनाव है वो कैसा है, इनका अप्रत्यक्ष चुनाव है, डायरेक्ट नहीं, अर्थात सांसदों को हम चुनते हैं, सांसद इनको चुनते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। अप्रत्यक्ष होने का कारण क्या है, देखिए पहला तो ये है कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री भी अगर प्रत्यक्ष चुन रहा है और राष्ट्रपति प्रत्यक्ष चुन रहा है, और राष्ट्रपति को आप केवल आप नाम मात्र का जो शक्ति दे रहे हैं उसको, और प्रधानमंत्री को आप वास्तविक शक्ति दे रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये हो जाएगा कि राष्ट्रपति भी निर्वाचित है, प्रधानमंत्री निर्वाचित है, तो शक्तियों में कमी क्यों। दूसरा, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचित करवाना है, आप सोचिए पूरे इतना बड़ा चुनाव फिर से उतना ही खर्चा कराओ, और एक प्रतीकात्मक प्रमुख है, तो ऐसा करना क्यों जरूरी है। अगर आपका केवल एक सांकेतिक प्रमुख है वो, तो उसके लिए इतना बड़ा खर्च क्यों जरूरी है, इसलिए भी। दूसरा, यहाँ पर बात आती है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। तो राष्ट्रपति के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से भरा जाता है। 3 शब्द आते हैं यहाँ पे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से इसका चयन किया जाता है। ठीक, हालांकि इसकी आलोचना भी आगे होगी कि ना तो आनुपातिक है ना एकल संक्रमणीय है। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है, बस केवल मान लिया गया है कि होता है तो होता है बस। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि अब राष्ट्रपति अगर जीत गया तो शपथ किसके सामने लेगा। तो राष्ट्रपति पद ग्रहण शपथ लेगा किसके सामने, सुप्रीम कोर्ट के अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, या क्या करेंगे उसकी अनुपस्थिति में कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने लेगा। ठीक, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। तो संविधान द्वारा राष्ट्रपति के लिए कुछ शर्तें बताई गई हैं जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन शर्तें। पहला, वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, अर्थात ना तो सांसद हो और ना विधायक हो। सिंपल सी बात यह है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति बन भी जाए तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व, राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले उसे उस पद को छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ भी देते हैं। और वह अन्य कोई भी लाभ के पद धारण कर रहा हो, उसमें उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास दिया जाएगा, उसे संसद द्वारा भत्ते दिए जाएंगे। याद रखिए, संसद द्वारा, यहाँ मंत्रिमंडल नहीं है, संसद ही देगी उसे। उसकी उपलब्धियां पदावधि के दौरान कम नहीं की जा सकती। ये सब सामान्य बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात याद है कि इस समय जो सैलरी है, पूछेगा तो नहीं सैलरी एग्जैक्ट उसकी, पर सैलरी में अभी जो बढ़ाई गई थी 2018 की बात है, इनकी सैलरी 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई थी। ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं 1.5 लाख सैलरी थी, इससे ज़्यादा कई व्यक्तियों की सैलरी थी भारत में। तो ये कन्फ्लिक्ट आता था कि भारत के सर्वोच्च नागरिक की सैलरी और सब सैलरी से कम क्यों है, थोड़ा सा अजीब लगता था, इसलिए उन्होंने सैलरी को बढ़ा दिया और 5,08,000 रुपये कर दिया है। प्रतिमाह सैलरी है ये, प्रतिमाह है, प्रतिवर्ष नहीं, प्रतिमाह सैलरी है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। पहला विशेष अधिकार क्या होता है, वह किसी भी विधिक जिम्मेदारी से उन्मुक्त होता है, अर्थात उसके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता। कोई निर्णय के लिए, कोई भी काम के लिए, किसी के लिए उसके पास कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं है। अपने कार्यकाल के दौरान उसके द्वारा किए गए किसी भी आपराधिक कार्य के लिए भी उसको छूट है, चाहे गोली मार दे किसी को, लेकिन उस जब तक वो पद में है तब तक छूट है उसको अपने कार्य के दौरान। ठीक, याद रखिएगा, यहाँ तक कि व्यक्तिगत कर्तव्य के भी मैं बताया आपको, चाहे वो किसी का मर्डर भी कर दे तब भी। हालांकि क्या सकता है, हालांकि 2 महीने पहले नोटिस के बाद उसके कार्यकाल में उस वक्त उसे निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। देखिए, निजी कृत्यों के लिए 2 माह है और सार्वजनिक कृत्यों के लिए
चलाया ही नहीं जा सकता उसके कार्यकाल के दौरान। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, पहला निजी कृत्यों के लिए 2 माह का नोटिस दे दो और फिर केस चला लो, और सार्वजनिक कृत्यों के लिए आप केस चला ही नहीं सकते उसके ऊपर। अब आता है हटे कैसे, तो आप जानते हैं महाभियोग के द्वारा हटाए जाने पर महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, कौन सा? संविधान का अतिक्रमण। ये नोट्स जो हैं बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, इसलिए मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ, और बाद में नोट्स को अगर रिवाइज करेंगे तो पूरे एक साथ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब आता है राष्ट्रपति पदावधि क्या होती है। तो राष्ट्रपति की पदावधि होती है जब वो पद धारण कर रहा है ना, तो पद धारण करने के 5 साल तक बना रहेगा। और हटेगा कैसे, तो केवल एक आधार है कि संविधान का उल्लंघन करेगा तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और किसी भी आधार पर नहीं उठाया जा सकता है। संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है कि संविधान का उल्लंघन होता क्या है, बस एक शब्द है, संविधान का उल्लंघन करेगा तो होगा। अब आता है संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग लगेगा। महाभियोग में होता क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रक्रिया समझना बहुत जरूरी है आपको। जैसे देखिए, किसी पे महाभियोग लगाना है, किसी भी राष्ट्रपति पे, ये एक बार प्रक्रिया शुरू करने का विचार भी आया था, पर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी। ज्ञानी जैल सिंह थे उस समय राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी जी, और राजीव गांधी से उनकी किसी एक बात पे खनमन हो गई थी। एक बिल था उस समय, डाक विभाग का एक बिल था, उसका उन्होंने बिल भेजा था, और ज्ञानी जैल सिंह ने उस बिल को रख लिया था, ना उसको जवाब दिया था, ना आगे वाली शक्तियाँ पढ़ेंगे। एक पॉकेट वीटो होती है, एक ये जो वीटो पावर है 3-4 प्रकार की होती है, उनको निलंबन वीटो होती है, पॉकेट वीटो होती है। उन्होंने एक पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके उसको रख लिया, जिससे कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को इस बात का बुरा लगा, और उन्होंने एक प्रक्रिया महाभियोग की शुरू कर दी। हालांकि उसका रीजन अन्य अन्य बताए जाते हैं, सिख दंगों बताते हैं, और इंदिरा गांधी के एसेसिनेशन को भी कहीं ना कहीं एक सिखों के माध्यम से जोड़ कर देखते हैं, वो उसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन बातों पे आप गौर नहीं करिएगा, आप यहाँ पे केवल पॉलिटी पढ़ते हैं। तो यहाँ बात आती है कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। दूसरी बात, प्रारंभ करने के लिए आपको सदन के, जिस सदन में हो रही है, लोकसभा में तो लोकसभा के 1/4 और राज्यसभा में तो राज्यसभा के 1/4 के हस्ताक्षर होने चाहिए, और राष्ट्रपति को 14 दिन के नोटिस देना चाहिए कि हम आपके ऊपर महाभियोग चलाने के मूड में हैं। अब ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो महाभियोग का जो प्रस्ताव होगा सदन में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। पास हो जाएगा तो दूसरे सदन में जाएगा, और जो दूसरे सदन भेजा जाएगा उस सदन में आरोपों की जांच होगी। जांच के लिए एक जांच समिति बनाई जाएगी। जब जांच समिति होगी, वो अगर पाएगी कि हाँ ये सच में इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, तो 2/3 से फिर इनको पास किया जाएगा। उस अनुमोदन को फिर 2/3 से पास किया जाएगा, और 2/3 से पास करने के साथ ही राष्ट्रपति यह मान लिया जाएगा कि अपने पद से हट गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उस पद से हटाना होगा या हटना होगा। ठीक है, महाभियोग संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्यों अर्धन्यायिक है? क्योंकि यहाँ पे जांच भी हो रही है। ऐसा नहीं कि 2/3 पास किया हटा दिया, उसकी जांच भी होगी, तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया हो गई। यहाँ पर 2 बातें ध्यान रखिएगा। पहला, संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लिया था, वो महाभियोग में भाग ले रहे हैं। उनके चयन में भाग नहीं लिया, उनके हटाने में भाग लेंगे। दूसरा, जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के सदस्य थे, वो निर्वाचन में तो भाग ले रहे थे लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। ठीक, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। अभी यहाँ पर यही तथ्य है। अब आता है राष्ट्रपति पद की रिक्तता, अर्थात राष्ट्रपति पर खाली का कैसे हो जाएगा। ठीक, पहला 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, दूसरा वो त्यागपत्र दे दे, तीसरा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसको हटा दें, चौथा मर जाए, अन्यथा यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्हक ना हो और निर्वाचित अवैध हो जाए, इतने प्रकार से वो हट सकता है। और एक प्रकार हमने बता ही दिया, महाभियोग, बस उसकी प्रक्रिया बता दी आपको हमने। अब आता है नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण कोई देरी हो, अगर मान लीजिए कोई चुनाव लेट हो रहा, 5 साल तो पूरे होने वाले हैं, लेकिन चुनाव में देरी हो रही है, तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका अगला जो राष्ट्रपति है
पद ग्रहण ना कर ले तब तक बना रहेगा, चाहे वो 5 साल हो जाए, चाहे 6 साल हो जाए, चाहे 7 साल हो जाए, लेकिन बना रहेगा वो। इसके लिए कोई भी ऐसा नहीं कि संसद को फिर से उनका कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा, संसद में एक अनुमोदन लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिना अनुमोदन के जब तक बना रहेगा जब तक कि अगला नहीं आएगा। दूसरा याद रखिएगा, और याद रखिएगा यहाँ पे कि अगर वो खाली हो गया है, जैसे मृत्यु से, त्यागपत्र से या कुछ भी करके, तो अगले 6 माह के अंदर अंदर आपको नए राष्ट्रपति का चुनाव करना पड़ेगा। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु या इन सब कारणों से निष्कासित होता है, तो जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे, और जैसे ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में जितनी शक्तियां, भत्ते, सब कुछ प्राप्त हो वो प्राप्त होगा। ठीक, राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य क्या होंगे? देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिबेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रपति चैप्टर। आप ये मानिए कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्यों? राष्ट्रपति हर जगह से संबंधित है, संसद से, प्रधानमंत्री कार्यालय से, राज्यों से, हर चीज़ से इसका संबंध है। क्यों? क्योंकि कई जगह इसकी कार्यकारी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ हैं, सैन्य शक्तियाँ हैं, आपातकालीन शक्तियाँ हैं। तो किसी न किसी से इसके आंसर ये आते ही हैं, इसको आपको ये मान के चलना पड़ेगा। इसलिए हम इनके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्य क्या होते हैं? राष्ट्रपति की शक्तियों में पहली शक्ति आती है कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर इसकी। तो पहला आता है कि भारत के जितने भी काम होते हैं उसी के नाम पे होंगे, चाहे विदेशों से समझौता हो, कोई एग्रीमेंट साइन हो, एमओयू साइन हो, सब किसके नाम पे होंगे? राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। देखते जरूर हैं कि प्रधानमंत्री जाते हैं, लेकिन सभी शासन संबंधी काम राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। दूसरा, वह नियम बना सकता है ताकि उनके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अनुदेश वैध हों। तीसरा, वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, आप जाना था। और जितने ही मंत्री होते हैं ना, उससे किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? वो होते हैं हमारे किसके प्रसाद पर्यंत? हमारे राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है। अगला आता है, वह न्यायवादी की नियुक्ति करता है। किसकी? महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे मैं एक मिनट बस। देखिएगा, यहाँ पे बात आती है कि वो महान्यायवादी नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कैग, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा, यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। जब कैग पढ़ेंगे तब भी बताएंगे इसके बारे में, चुनाव के का प्रक्रिया पढ़ेंगे तब भी बताएंगे, अभी वित्त आयोग पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। इसलिए आप यहाँ पे एक ब्रीफली जान लीजिएगा कि इनमें भी इसका रोल है। अगला आता है कि वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायी कार्यों के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। ठीक। अगला, वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है। अब ये पूछ सकते हैं, संसद अनुसूचित क्षेत्र बढ़ाती है घटाती है? और किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना है, वो राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। ठीक है। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। जैसे आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, तो क्या करता है? केंद्र शासित राज्यों का शासन सीधे संभालता है। ठीक है। अर्थात जो यूटी होते हैं वहाँ के जो अधिकारियों का प्रमुख होता है ना, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ना कि वहाँ के राज्य के राज्यपाल या वहाँ के क्या होते हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे आप जानते हैं दिल्ली है, पांडिचेरी है, वहाँ पर हैं मुख्यमंत्री, लेकिन वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो अंडर में आते हैं केंद्र के, ना कि राज्य के। ठीक है। अब बात आती है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों के बारे में बात करते हैं। एक एक शक्ति के बारे में आप देखेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विधायी शक्तियाँ। संसद की बैठक बुलाना उसका काम है, लोकसभा को विघटित करना उसका काम है, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करना उन्हीं का काम है। हालांकि उसके जो संयुक्त बैठक होता है, ज्वाइंट मीटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन बुलाएगा कौन? तो वो बुलाएंगे हमारे राष्ट्रपति महोदय। ठीक है। अगला, वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन में
संबोधित करता है। जैसे नई लोकसभा चुन के आई तो भी संबोधित करेंगे, और नया सत्र शुरू हुआ, नया साल शुरू हुआ, तब भी राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब आता है वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अथवा किसी संबंध में संसद में संदेश भेज सकता है कि ये जो विधेयक है इसके बारे में जानकारी अब वो मांग सकता है, भेज सकता है। दूसरा, अगला आता है यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाएं। भाई जानते हैं आप, लोकसभा अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, अगर दोनों नहीं रहे तो तीसरा कौन व्यक्ति होगा जो लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ठीक है। यदि इसी प्रकार यदि राज्यसभा में सभापति ना हो और उपसभापति ना हो तो राज्यसभा की सभापति कौन होगा, इसकी अध्यक्षता किसको सौंपेगा, ये राष्ट्रपति का निर्णय है। ठीक है। अगला आप जानते हैं 4 शब्द याद रखिएगा, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस से जुड़े 12 सदस्यों का जो नामांकन होता है, नॉमिनेशन होता है, वो मनोनीत करेंगे। वो मनोनीत कौन करेगा? वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। वह लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। अगला, वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों के निर्भरता संबंधी प्रश्न का निर्णय लेते हैं। ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा नीचे रह गया था। ये सब ये उन्हीं की हैं। ठीक है। ये नोट्स के रूप में दिए गए हैं, इनको आप देखिएगा। तो हम ये देखते हैं कि क्या किया उन्होंने। जो लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का चुनाव जो किस सेक्टर से, साहित्य, विज्ञान और कला, समाज सेवा से थे। चुनाव आयोग से परामर्श करके संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न में निर्णय लेंगे। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक होती है। जैसे अगर आपको संचित निधि में खर्च संबंधी विधेयक लाना है तब भी आप राष्ट्रपति से पूछ के ही लाएंगे। राज्यों की सीमा परिवर्तित करनी है तब भी आप पूछ के लाएंगे। नए राज्यों का निर्माण करना है तब भी आप राष्ट्रपति से इन संबंधी विधेयक को पूछ कर ही लाएंगे। आप ऐसे विधेयक को नहीं ले आएंगे कि आपका मन है आप ले आए। ठीक है। इसलिए ये सब इनके बारे में हमको जानकारी रखनी पड़ेगी। दूसरा, जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति पास भेजा जाता है तो वह 3 उसका शक्तियाँ होती हैं। पहला, स्वीकार कर ले। दूसरा, विधेयक को अस्वीकार कर दे या सुरक्षित रख ले अपने पास कि मुझे कुछ नहीं कहना है। तीसरा, विधेयक को यदि संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। 3 काम करता है। ये स्वीकार कर लेगा, ठीक है, अर्थात वो पास कर देगा, उसको स्वीकृति दे देगा। ठीक है, अब बन गया बिल, ये मतलब बिल जो है ना वो एक्ट बन गया। दूसरा, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लेगा, अर्थात कुछ बोलेगा नहीं। तीसरा, विधेयक को वापस कर देगा पुनर्विचार के लिए। यहाँ पर 2 बातें आवश्यक है जानने के लिए। अगर वो धन विधेयक है तो उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है पास करने के अलावा, याद रखिएगा। ठीक है। और ये हो सकता है ये धन विधेयक नहीं है तो दूसरा संविधान संशोधन विधेयक, उसे पास करना ही पड़ेगा। न उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, न उसे स्वीकृत मतलब सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल जब राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर देता है, मान लीजिए राज्यों का विधेयक है, राज्यपाल के पास पहुंचा, राज्यपाल को महसूस हुआ कि इसमें तो केंद्र भी इफेक्टेड हो सकता है, जब केंद्र की जरूरत है इसमें अनुमति के लिए, तो राज्यपाल केंद्र में भेज देगा। और जैसे केंद्र में भेजेगा राष्ट्रपति उसको क्या क्या कर सकता है, तो राज्यपाल उस विधेयक को स्वीकृति दे देगा या अपने पास सुरक्षित रख लेगा या राज्यपाल को निर्देश देगा कि वह पुनर्विचार के लिए भेज दे। यहां पर याद रखिएगा, अगर पुनर्विचार के लिए भेजते हैं और राज्य विधानसभा फिर से उस बिल को पास करके भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। लेकिन अगर संसद भेज देती है उसको दोबारा पुनर्विचार विधेयक को, तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही पड़ती है। यहाँ पर ये अंतर है। ठीक है। अगला आता है कि वह महानियंत्रक और लेखा परीक्षक और यूपीएससी की रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट, अन्य रिपोर्टें, जैसे आप जानते हैं कि ओबीसी कमीशन है, एससी कमीशन है, इनकी जितनी भी रिपोर्ट आती है वो संसद के समक्ष रखने का जो उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, वो राष्ट्रपति महोदय के पास है। अगला आप जानते हैं 2 तो केंद्र शासित प्रदेश थे, कौन कौन से थे? कौन से थे?
पहला आप जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में शांति की बहाली, विकास, वहाँ का गवर्नेंस, उनकी सभी जिम्मेदारी किसके पास होती है? राष्ट्रपति महोदय के पास होती है। पांडिचेरी के लिए भी वह नियम बना सकता है, लेकिन जब वहाँ की विधानसभा निलंबित हो या विघटित हो, क्योंकि वहाँ विधानसभा है तो वहाँ के लिए नियम तो वहाँ की विधानसभा बनाएगी। अगर निलंबित है, विघटित है, तो वहाँ के नियम भी हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा बनाए जा सकते हैं। ये थी इनकी कौन शक्तियाँ? ये थी इनकी विधायी शक्तियाँ। इसके बारे में आगे बात करेंगे हम। और भी शक्तियाँ हैं। आप जानते हैं वित्तीय शक्तियाँ भी है और न्यायिक शक्तियाँ भी है, कूटनीतिक शक्तियाँ भी है, सैन्य शक्तियाँ भी, आपातकालीन शक्तियाँ भी है। इसके बारे में अगले चैप्टर में फिर बात करेंगे हम। नमस्कार दोस्तों, फिर बात करते हैं।